Thank you very much, Ashutosh. Respected Neeraj Kumar ji, other members from Department of Justice, the participants, my co-panelists. It's a pleasure to be here. Frankly speaking, I was not aware that I have to address in Hindi, so I will try my best. मुझे लग रहा है ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बेहतर रहेगा कि मैं बाइलिंगुअल एड्रेस करूं. So I'll just follow the other speaker before me. सबसे पहले जैसे कि आशुतोष जी ने बताया कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है. अंतर्राष्ट्रीय संधि का भारत एक सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय संधि जब हम साइन करते हैं, जब हम उसको रेटिफाई करते हैं, तो जो कंट्री है वो प्रतिबद्ध हो जाता है उस संधि में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको अपने देश में लागू करने के लिए. और उसके लिए हमें ना केवल कानून बनाना पड़ता है परंतु और भी जो भी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, किसी भी तरह का कोई भी मेजर हमारे को लेने की प्रतिबद्धता है जिसके साथ हम उस संधि में जो कानून है उसको अपने देश में लागू कर पाए. और मेरे से पहले स्पीकर उषा टंडन मैम ने पहले ही कहा कि किस तरह से अमेंडमेंट आया 2005 में महिलाओं को जो है इनहेरिटेंस राइट्स को लेकर, जबकि वो को पार्टनर की तरह उनको मान लिया गया. और तो मैं ये बात सामने रखना चाहूंगी कि इंडिया इस संधि का पार्ट बना 1993 में, 1993 में. और उसके बाद काफी हम अपने कानून में डेवलपमेंट्स देखते हैं जिसमें कि ये कोशिश की गई कि अब हमारे कानून महिलाओं के लिए भेदभाव दूर कैसे करें, जो महिलाओं के प्रति भेदभाव है सोसाइटी में प्रेवलेंट, हाउ टू डू अवे, हाउ टू एलिमिनेट दैट डिस्क्रिमिनेशन दैट एग्जिस्ट. क्योंकि ये सारी संधि ही डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव को लेकर है, उसको मिटाने को लेकर है. और इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि 2005 का जो कानून है जिसमें महिलाओं को पार्टनर घोषित कर दिया गया, रिकॉग्नाइज कर दिया गया, ये एक बहुत बड़ा कदम है. और सीडो के अंदर ये कैसे कदम है, वो इस तरह से कदम है कि सीडो एक बड़ी अलग तरह की संधि है. वो केवल महिलाओं की संधि है. ऑर्डिनरी ह्यूमन राइट्स जो हमारी संधियां हैं, इससे पहले सिविल पॉलिटिकल राइट्स की संधि हुई, इकोनॉमिक सोशल राइट्स की संधि हुई, वो जनरल संधियां थी ह्यूमन राइट्स की. परंतु ये केवल महिलाओं के प्रति भेदभाव को लेकर संधि है. और इसमें बहुत बड़ी एक जो बात कही गई है वो ये है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव कहाँ से आता है. वो कई बार ट्रेडिशन से आता है, वो कई बार कस्टम से आता है, वो ऐसी प्रैक्टिसेस से आता है, वो हमारे माइंडसेट से आता है, हमारी सोच से आता है कि जिससे हम कहते हैं कि ये काम तो महिलाओं का है, ये काम औरतों पुरुषों का है, ये ऐसा है, महिलाएं ऐसे बिहेव करती हैं, पुरुष ऐसे बिहेव करते हैं. तो हमारे माइंड में एक डिफरेंशिएशन बना हुआ है कि पुरुष कैसे बिहेव करते हैं, पुरुष को कहाँ काम करना चाहिए, महिलाओं को कौन सा काम करना चाहिए. एक अगर मैं मामूली सा साधारण उदाहरण दूं आपको, तो घर का काम जैसे कि ये माना जाता है कि महिलाएं ही करेंगी. ये कहाँ से आया? ये कस्टमरी प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस चलती आ रही है. तो जो संधि है, जो सीडो नाम की संधि है, वो ये कहती है कि ऐसी सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस को दूर करना भी एक ऑब्लिगेशन है स्टेट का, जो स्टेट रेटिफाई करता है सीडो को. सो क्योंकि इंडिया ने सीडो को रेटिफाई किया 1993 में, इस तो उसके अंतर्गत इंडिया को ऐसी प्रैक्टिसेस दूर करनी है, चाहे वो कानून से दूर करे, चाहे वो अलग मेजर्स लाए, चाहे वो प्रोग्राम्स चलाए, चाहे वो स्कीम्स चलाए, कुछ भी करके आप उन प्रैक्टिसेस को हमें दूर करना है जो कि एक हिरार्की क्रिएट कर रही हैं, जो कि भेदभाव कर रही हैं महिलाओं के अगेंस्ट. तो इसलिए 2005 का कानून बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक जो भेदभाव चलता आ रहा है, मैम ने बताया मिताक्षरा स्कूल है और हिंदू पर्सनल लॉ की बात कर रही थी, तो कहीं रिलीजन से भी जुड़ा हुआ है. सो रिलीजन को लेकर या ट्रेडिशंस के साथ या कस्टम के साथ जो भी भेदभाव करने वाले नॉर्म्स हैं या रूल्स हैं, उनको दूर करना है हमें.
और इस तरह से हमने ये 2005 का कानून एक एग्जाम्पल बन गया। तो एक एक ये बात है जो कि बाकी संधियों से अलग है। बाकी संधियां जो आईसीसीपीआर है, ह्यूमन राइट्स की संधि, जो कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करती है, वो राइट टू रिलीजन भी ग्रांट करती है कि आपको अपने रिलीजन फॉलो करने का हक है। परंतु जो सीडो कहता है, वो कहता है रिलीजन तो ठीक है, आपको हक है रिलीजन फॉलो करने का, परंतु रिलीजन में भी कई जगह हम देखते हैं कि भेदभाव है। तो उसको, रिलीजन को भी आपको देखना है कि किस तरह से रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में भी आप बदलाव ला सकें। हालांकि इंडिया ने एक डिक्लेरेशन इश्यू किया है इस आर्टिकल के अंतर्गत सीडो पर कि हम, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है, हम की कम्युनिटीज के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करते। तो हम तब इंटरफेयर करेंगे जबकि एक डिमांड या कंसेंट होगी कम्युनिटी से उन प्रथाओं को बदलने की। हाँ, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हालांकि हमने ये डिक्लेरेशन दी है कि एक लिमिटेड एक्सटेंट तक हम रिलीजन में इंटरफेयर करेंगे, वो भी कंसेंट के साथ कम्युनिटी की। परंतु हमने देखा पास्ट 93 के बाद कितने कानून बने, कितने प्रोग्राम्स आए जिन्होंने जो कानून में निहित भेदभाव थे उनको दूर करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार दूर करने की कोशिश की, नए कानूनों के थ्रू पार्लियामेंट ने दूर करने की कोशिश की। हालांकि डिक्लेरेशन है, परंतु भारत कंटिन्यूअसली इज वर्किंग ऑन एलिमिनेटिंग दोज प्रैक्टिसेस, राइट। एक ये बात होगी। दूसरी बात जो सीडो की बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि वो हर एक क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को कम नष्ट करने की बात करता है पूरी तरह से। सिर्फ ये नहीं है कि पब्लिक स्फीयर में या स्टेट के एम्प्लॉयमेंट में होगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, या स्टेट अगर वायलेट करेगा राइट तब प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है। सीडो कहता है कि हर क्षेत्र में प्रोटेक्शन, हर क्षेत्र में भेदभाव हमें एलिमिनेट करना है, दूर करना है। तो चाहे वो क्षेत्र हो पब्लिक स्पेस जिसे हम कहते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, या वायलेशन जो कि स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं, पुलिस ने वायलेट कर दिया राइट, या किसी अधिकारी ने, सरकारी अधिकारी ने वायलेट कर दिया राइट। ना सिर्फ वो जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से रिकॉग्नाइज था, परंतु इसके साथ साथ सीडो ने कहा कि घर के अंदर भी जो भेदभाव हो रहा है उसको भी दूर करना है। सो फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन है, जो प्राइवेट स्फीयर में जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसको भी दूर करने का दायित्व देश पर आ गया, क्योंकि देश इस संधि का मेंबर बन गया। तो हर क्षेत्र में, मैम ने एग्जांपल दिया डोमेस्टिक वायलेंस का, वो भी हम ऐसे सोच सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अलग लॉ बनाने में कितना सीडो का हाथ है, कितना हम उसके सीडो के जो पर्पसेस हैं उनको अचीव करने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए हैं। ये एक प्राइवेट स्फीयर इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फैमिली के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी स्फीयर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तीसरी बात सीडो की बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि भेदभाव हमारा संविधान भी उसको आउटलॉ करता है, प्रोहिबिट करता है, कहता है कि भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14 है इक्वालिटी पर। परंतु बहुत इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन सीडो का रहा है वो ये है कि उन्होंने हमें एक भेदभाव का डेफिनेशन दे दिया। नहीं तो भेदभाव क्या है, हर तरह का अलग अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा वो भेदभाव है क्या? अगर विमेन को कहीं पंचायत में रिजर्वेशन दे रहे हैं, या 33% जॉब्स मनरेगा में विमेन को देना है, तो अलग ट्रीटमेंट तो है ही, परंतु ये अलग ट्रीटमेंट क्या ये भेदभाव माना जाएगा? तो सीडो कहता है कि भेदभाव वो होगा, वो एक्शन है जिससे महिलाएं अपने मानव अधिकार और फ्रीडम्स को एक्सरसाइज करने में असमर्थ हो जाती हैं। अगर कोई ऐसा आप कदम ले रहे हैं जिसका परिणाम ये होगा कि महिलाएं अपने मानव अधिकारों को इंजॉय नहीं कर पाएंगी, रियलाइज नहीं कर पाएंगी, तो वो एक भेदभावपूर्ण कदम है, और वो कदम आप नहीं उठा सकते क्योंकि वो भेदभावपूर्ण है, और भेदभाव
पूरी तरह से नष्ट करना ऑब्लिगेशन है स्टेट की, क्योंकि इंडिया पार्टी है सीडो के। चौथी बात जो ये सीडो कहता है वो ये है कि महिलाएं एक मोनिस्टिक एंटिटी नहीं है, एक होमोजीनस ग्रुप नहीं है। वो उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज हो सकती हैं। कोई मुस्लिम वुमन हो सकती है, हिंदू वुमन हो सकती है, क्रिश्चियन वुमन हो सकती है, दलित वुमन हो सकती है, अपर कास्ट हो सकती है, लोअर कास्ट, सारा आई मीन अलग रूरल एरियाज में रहने वाली हो सकती हैं, अब अर्बन एरियाज में रहने वाली हो सकती है। तो और हर विमेन जो भेदभाव फेस करती है उसका एक अलग ही कैरेक्टर होता है। हमें ये देखने की जरूरत है कि किस सर्कमस्टेंसेस में, किस कॉन्टेक्स्ट में भेदभाव हो रहा है, और दूसरी जो आइडेंटिटीज है महिला की, चाहे वो के माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, मेजॉरिटी कम्युनिटी से है, वर्किंग है, नॉन और होम मेकर हैं, अलग अलग या कॉन्फ्लिक्ट में विमेन का सिचुएशन, या HIV एड्स से सफर कर रही हैं, वो अलग अलग जो आपकी आइडेंटिटीज है वो भी मद्देनजर रखी जाएंगी, और जो स्पेसिफिक आपका एक्सपीरियंस है भेदभाव का उसको देखते हुए उसको करेक्ट करना है। एक ये इंटरसेक्शनैलिटी का जो कंट्रीब्यूशन है सीडो का, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगी, आई ऑलरेडी एक्सीडेड माय टाइम बाय 2 मिनट्स। अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो ये है कि आप कहेंगे कि ये तो अंतरराष्ट्रीय संधि है, हमें क्या लेना देना, इंडिया में तो अपने कानून है, हमारी पार्लियामेंट हमारे कानून बनाती है, तो ये इसका असर इंडिया पे क्या है? तो असर ये है, ना केवल मैंने कुछ बताया, मैम ने भी बताया कि नए लॉज आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, नई चीजें आई हैं भेदभाव दूर करने के लिए। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था विशाखा, जो कि जिसमें बात हुई महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न जो है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। उसमें पहले हमारे पास कोई कानून नहीं था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे, इंडिया में नहीं था। तो कुछ लोगों ने पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में कि ये हमारे पास कोई लॉ नहीं है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये कानूनी हो गया क्या? महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न हो सकता है उनके वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो सकता है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट भी जानता था कि कोई कानून नहीं है पार्लियामेंट का हमारे देश में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न, कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए। परंतु उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा सॉरी हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो हम उसको एनफोर्स कर देंगे, हम आपकी फेवर में डिसीजन कर देंगे, परंतु अभी तो कोई कानून ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो कानून ही लागू करेगा ना, सुप्रीम कोर्ट बना नहीं सकता कानून। परंतु उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारे अपने संविधान में इक्वालिटी की गारंटी है, भेदभाव प्रोहिबिटेड है, फ्रीडम रिकॉग्नाइज्ड है, महिलाएं पुरुषों की बराबरी में फ्री हैं, अपना कोई भी काम बिजनेस कर सकती हैं। इन सब को लेकर अगर हम देखें और ये देखें कि इंडिया ने ये जो भेदभाव के विरुद्ध संधि है उससे भी प्रतिबद्ध है, कानूनी तौर पे वो संधि लागू है इंडिया पर, और उस संधि में ये दिया गया है कि महिलाओं के विरुद्ध कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न एक तरह का भेदभाव है। तो इसलिए हम उसको संधि में जो है दिया हुआ यौन उत्पीड़न, कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न, महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को के प्रतिबद्धता को देकर उसको हम जोड़े अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें कि समानता, जिसमें कि दी गारंटी की गई है, भेदभाव के विरुद्ध हमारा संविधान खड़ा हुआ है, महिलाओं के फ्रीडम के साथ संविधान खड़ा हुआ है। तो अगर हम दोनों को इकट्ठे हम पढ़ें तो ये निकल के आता है कि भारत में भी चाहे कानून ना बना हो, पार्लियामेंट ने कानून ना बनाया हो यौन उत्पीड़न को लेकर, परंतु इन दोनों को इकट्ठे पढ़कर ये हम कह सकते हैं कि कानून है। और
सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इश्यू की कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती, तो कानून तो है, मगर रेमेडी कहाँ है? क्या महिलाओं को मिल सकता है अगर उनके विरुद्ध भेदभाव होता है कार्य क्षेत्र में, यौन उत्पीड़न होता है कार्य क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि हम ये गाइडलाइंस दे रहे हैं, जब तक कानून नहीं बनता तो ये गाइडलाइंस लागू रहेंगी, परंतु जब कानून बन जाएगा तो कानून, तो हमारा कानून आ गया 2013 में, जैसे कि मैम ने बताया। परंतु वो मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहती हूँ कि क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय संधि है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भारत के लिए हम ध्यान ना दें। अगर हम कानून जानना चाहते हैं तो हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कानून है और भारत के स्तर पर जो कानून है, दोनों को इकट्ठा देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।